नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। में अब नहीं लगेगा लॉकडाउन, व्यापारियों की मांग के आगे झुका जिला प्रशासन। कलेक्टर ने लॉकडाउन के आदेश को किया निरस्त। 31 जुलाई से जिले की सीमाएं कर दी जाएंगी सील। पूर्व की भांति महज रविवार को रहेगा लॉकडाउन। आज जिले भर में मनाया जाएगा कुर्बानी का पर्व ईद ए अजहा। बकरों की दी जाएगी कुर्बानी। कोरोना से निजात के लिए मांगी जाएंगी दुआएं। घरों पर रहकर नमाज अदा करने आवाम से की अपील। कोरोना के चलते राखी का धंधा रहा मंदा। बाजार में नहीं बिक रही चाइना की राखियां। धंधा नहीं होने से दुकानदार हैं परेशान। नुकसान को लेकर चिंतित हैं राखी व्यापारी। और अब समाचार विस्तार से। जिले में 31 जुलाई की रात 8 बजे से 5 अगस्त की सुबह 5 बजे तक घोषित किए गए लॉकडाउन के आदेश को शुक्रवार की दोपहर व्यापारियों की मांग के बाद कलेक्टर दीपक आर्य ने निरस्त कर दिया है। अब जिले में लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि जारी किए गए आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्व की भांति रविवार को लॉकडाउन रहेगा, जबकि 31 जुलाई की शाम 8 बजे से लेकर 5 जुलाई की प्रातः 5 बजे तक जिले की समस्त सीमाएं सील रहेंगी। 31 जुलाई की शाम से 5 जुलाई की प्रातः 5 बजे तक जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को लेकर जिले में असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। राखी और बकरीद पर्व को देखते हुए जहां शांति समिति की बैठक में लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव लाया गया, तो वहीं अब लॉकडाउन के विरोध में व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं। व्यापारियों का कहना है कि बीते 4 माह से वैसे ही हमारा व्यापार ना के बराबर ही चल रहा है। ऐसे में त्योहारों के समय लॉकडाउन लगाने से हमें और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर 31 जुलाई की प्रातः बालाघाट नगर से फुटकर और थोक व्यापारी बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के पास पहुंचे और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के बाद उन्हें आश्वस्त कराया कि बालाघाट जिले में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। मिठाई व्यापारी राजा साहू ने बताया कि त्योहार के पहले ही अचानक से जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। पूर्व से हमें लॉकडाउन की जानकारी होती तो हम पहले से अपनी दुकानों में स्टॉक नहीं रखते। अब स्टॉक रख लिया गया, जिसे बेचना भी आवश्यक है। अगर माल नहीं बिकेगा तो हमें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। लॉकडाउन की घोषणा हुई है, आप लोग विधायक से मिलने आए, क्षेत्रीय विधायक से, और क्या कुछ समस्या आपने बताई है अपनी और कितना नुकसान पड़ेगा आपके धंधे पे? हम सभी व्यापारी मिलके आए थे माननीय श्री गौरीशंकर जी बिसेन से, और उनसे हमने अपनी मांगे रखें। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें लॉकडाउन अचानक से बताया गया और हमारा सब खरीदी और स्टॉक हो चुका है। अगर लॉकडाउन होता है तो ऐसी स्थिति में हम सब व्यापारी घाटे में चले जाएंगे। वैसे भी शुरू से घाटे में ही चल रहे हैं और अभी भी घाटे में चले जाएंगे। तो इससे हमको आश्वासन दिया गया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें रियायतें मिलेंगी। व्यापारियों के द्वारा लॉकडाउन का विरोध किए जाने के मामले में एक बात ये भी निकलकर सामने आई कि शांति समिति की बैठक के दौरान उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने लॉकडाउन का समर्थन किया, जिसके चलते नगर के व्यापारियों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों के खिलाफ आक्रोश भी व्याप्त है। व्यापारियों का कहना है कि उपस्थित पदाधिकारियों को पहले व्यापारियों से चर्चा करनी चाहिए थी। वहीं मामले में व्यापारी तपेशा साटी ने बताया कि आज नगर के समस्त थोक और फुटकर व्यापारियों ने बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन से चर्चा की है, जिसमें विधायक बिसेन ने हमें आश्वस्त कराया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। आज हमारे पूरे व्यापारी भाई यहाँ माननीय विधायक महोदय से मिलने सर्किट हाउस पहुँचे और हमने अपनी बात रखी, और बात को उन्होंने माना भी कि व्यापारियों को बहुत ज़्यादा जो 4 दिन लॉकडाउन होने जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे हमारे राखी के जो व्यवसाय हैं, ईद वाले हैं या हमारे फल वाले विक्रेता, इनको सबको बहुत, चूँकि क्या लॉकडाउन अचानक से हो गया है और इसमें दिक्कत जो सबसे बड़ी आ रही है, अगर ये मीटिंग 1 सप्ताह पहले होती तो इसमें हमें दिक्कत नहीं आती, हम उसकी तैयारी कर लेते। लेकिन आज के अचानक में कल लोगों ने खरीदी करके लाया, दुकानें लगाई हैं। अपना पूरा जो 3-4 माह लोगों का लगभग व्यापार नहीं हुआ था, ये साल का सबसे बड़ा त्यौहार है, हमारा पर्व है, इसको हम मना रहे हैं। तो इस बीच में क्या हुआ, लोगों ने अपना खर्चा कर दिया है, लेकिन चूंकि अब दुकानदारों ने अपनी खरीदी कर ली है और जब तक वो माल बिकेगा नहीं, उनको बहुत नुकसान होगा। और इसके बाद इतने बड़े बड़े त्यौहार साल में 1 या 2 ही आते हैं जिसमें हम पूरी खरीदी करते हैं। तो आज शुक्रवार
शुक्रवार को बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन से सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य नगर के व्यापारियों ने मुलाकात की, जिसके बाद व्यापारियों ने कलेक्टर दीपक आर्य से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। जहां कलेक्टर आर्य ने व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के आदेश को निरस्त कर दिया है। जारी किए गए आदेश में ये बताया गया है कि आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों के दौरान जिले में अधिक संख्या में जन समुदाय के एकत्रित होने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत संपूर्ण बालाघाट जिले में 31 जुलाई की रात 8 बजे से 5 अगस्त की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया था, लेकिन व्यापारियों के आग्रह पर लॉकडाउन के आदेश को निरस्त किया जाता है। हालांकि जारी किए गए आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में संपूर्ण बालाघाट जिले की सीमा के अंतर्गत और नगर पालिका क्षेत्र में बाहर से आने जाने के लिए आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, आम सभा, धरना आदि प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। मामले में बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि बालाघाट के व्यापारियों ने आज मुझसे मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था, जिसके बाद कलेक्टर दीपक आर्य से चर्चा की गई। त्योहार के दौरान लॉकडाउन होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि रविवार को छोड़कर शेष दिन लॉकडाउन नहीं रहेगा। सुबह से व्यापारी बंधु, फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी, विशेष तौर से ये रक्षाबंधन का पर्व है, हमारे मुस्लिम भाइयों का भी बड़ा त्यौहार है। इस समय में लॉकडाउन होने से लोगों को कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ता है। कल से 2-3 दौरों की बातचीत मेरी जिला प्रशासन से हुई और अंत में ये निर्णय लिया गया कि रविवार को छोड़कर, क्योंकि रविवार प्रदेशव्यापी लॉकडाउन है, बाकी दिनों में लॉकडाउन सभी के लिए ओपन रहेगा। मास्क लगाकर दुकानों में खरीदी की बिक्री के लिए लोग जाएँ, जो बिक्री करने वाले हैं, जो काउंटर पर बैठे हुए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, समूह में न जाकर के अपने आप को सुरक्षित रखते हुए बिना मास्क के बाजार में न जाएं, कम से कम देर के लिए जाएं और अपने आवश्यक वस्तुओं को क्रय करके ये जो हमारे लगातार पर्व पड़ रहे हैं उनको ठीक ढंग से शांति के वातावरण में संपन्न करें। मैं बालाघाट के सुबह लगभग 100 प्रतिनिधि, हमारे विभिन्न छोटे छोटे हमारे दुकानदार भी आए थे, कुछ बड़े दुकानदार भी थे। सब लोगों का कहना था कि हम पूरे लॉकडाउन का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए किसी तरह का संक्रमण न फैले, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। फिर अंत में यह निर्णय हुआ कि रविवार को छोड़कर, क्योंकि मैंने जैसे कहा इसमें तो पूरा प्रदेश बंद है, बाकी दिनों में सामान्य तरह लोग अपना जो पुराने निर्धारित समय है उन समयों पर अपना लेन देन कर सकेंगे। और मैं सभी को शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी तकलीफ हम लोगों तक रखी, जिला प्रशासन तक रखी और उसको निराकरण करने का प्रयास किया। मुस्लिम धर्मावलंबियों का कुर्बानी का पर्व ईद-ए-अजहा 1 अगस्त को जिले में पूरी अकीदत के साथ मनाया जाएगा। कुर्बानी के इस पर्व को लेकर शहर सहित पूरे जिले में तैयारियों के तहत बकरों की कुर्बानी की जाएगी और साथ ही कोरोना महामारी को लेकर निजात के लिए दुआएं होंगी। गौरतलब हो कि कुर्बानी का पर्व ईद-ए-अजहा धार्मिक मान्यता अनुसार अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की याद में मनाया जाता है। मुस्लिम धर्म की मान्यता अनुसार अल्लाह के नबी इब्राहिम का पूरा जीवन अल्लाह की परीक्षा में ही गुजरा। काफ़ी लंबे समय बाद अल्लाह के नबी इब्राहिम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका उन्होंने प्यार से नाम इस्माइल रखा था, जिससे वह अल्लाह के बाद बेपनाह प्यार करती थी। नबी इब्राहिम जानती थी कि अल्लाह के बाद उनकी सबसे कीमती चीज़ उनका पुत्र इस्माइल है, जो अल्लाह के कहे अनुसार अपने पुत्र को अल्लाह की राह में कुर्बान करने तैयार हो गए। और ईद-ए-अजहा के दिन अल्लाह के नबी इब्राहिम अपने सबसे कीमती पुत्र इस्माइल को कुर्बान करने
कुर्बानी स्थल ले गए, जहां उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए उसकी आंख और अपनी आंख में पट्टी बांध दी, ताकि कुर्बानी का यह दृश्य देखकर दोनों का इरादा न बदले। और जैसे ही हजरत इब्राहिम ने अपने पुत्र के गले पर छुरी चलाई और जब अपनी आंख से पट्टी खोली तो देखा कि कुर्बानी स्थल पर एक दुम्बा पड़ा था और पुत्र इस्माइल पास ही खड़े मुस्कुरा रही थी, जिसे याद करने के लिए प्रतिवर्ष मुस्लिम धर्मावलंबी ईद ए अजहा पर्व पर अपनी हैसियत के हिसाब से अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ा के लिए जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में ईद पर्व को लेकर पूर्व के निर्देशों की तरह ही इस बार भी कुछ लोगों को ही मस्जिद में नमाजें अदा करने की इजाज़त है। वहीं आवाम से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील मुस्लिम धर्मगुरुओं, उलमाओं और अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने की है। इसी के तहत आज शनिवार 1 अगस्त को जहां इबादत कर धार्मिक मान्यताओं के तहत बकरों की कुर्बानी पेश की जाएगी, वहीं ईद की पूर्व संध्या से ही ईद की बधाइयां देने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था, जो शनिवार को भी बरकरार रहेगा। ईद पर्व को लेकर प्रशासनिक निर्देशों के तहत ज़रूरी एहतियात बरतने की अपील शहर काजी अब्दुल हबीब नूरी, अंजुमन एवं जामा मस्जिद सदर सुभान मंसूरी मुन्ना भाई, पूर्व सदर अनीस मेमन, कादर रज़ा, ईमान तंजीम प्रदेश संगठन मंत्री हाजी शोएब खान के साथ ही अंजुमन इस्लामिया कमेटी के पदाधिकारियों ने की है। कोरोना संक्रमण का असर त्योहारों पर भी दिखाई दे रहा है। इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व पर दुकानों में ग्राहकों की भीड़ कम ही दिखाई दे रही है। बाजारों में राखियों की दुकानों में इस बार चाइना की राखियां नहीं बेची जा रही हैं। ग्राहकों द्वारा भी चाइना की राखियों का बहिष्कार किया जा रहा है। गौरतलब है कि रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में करीब 1 सप्ताह पहले से ही राखियों की दुकानें सज गई हैं। दुकानदारों द्वारा ग्राहकों की पसंद की अलग अलग तरह की आकर्षक राखियां विक्रय के लिए रखी गई है। इस वर्ष राखियों के दामों में करीब 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष राखी की बिक्री पर असर दिखाई दे रहा है। हर वर्ष बाजारों में रक्षाबंधन पर्व के 3-4 दिन पहले से ही ग्राहकों की काफी चहल पहल रहती थी, लेकिन इस वर्ष बाजारों में राखियों की दुकानों में लोगों की भीड़ कम ही देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस वर्ष धंधा काफी मंदा चल रहा है। कोरोना महामारी का असर व्यापार पर पड़ रहा है। बसें बंद होने से बाहर के ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिससे दुकानदारों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। राखी दुकानदार मनीष नामदेव ने बताया कि इस वर्ष राखी की बिक्री हर वर्ष की तुलना में कम है, जिससे दुकानदारों को नुकसान हो रहा है। त्योहार को देखते हुए दुकानदार द्वारा माल मंगाया गया था, लेकिन धंधे में उठाव नहीं दिख रहा है। से तो काफ़ी कम है, बस अब लॉकडाउन न लगे तो उठने की संभावना है। जैसा कि कोरोना काल के चलते राखियों की बिक्री में कितनी गिरावट अभी तक हुई है? गिरावट तो काफ़ी है अभी, मतलब इससे अच्छी तरीके से मार्केट उठ नहीं पाया है। अच्छा, जैसे पहले राखी के कुछ दिन पहले से लोगों को ले खरीद के बाहर भी जाने का सिलसिला चालू हो जाता था, इस बार वैसे कस्टमर आ रहे हैं क्या दुकान में? हाँ, भिजवाने वाले कस्टमर तो आ रहे हैं। अच्छा, रेट की बात करें तो कितना फीसदी महंगा हुआ है कि सस्ता हुआ है इस बार सामान? ज़्यादा नहीं, 10 से 20% महंगा है, बस महंगा है बस। अच्छा, चाइना की जो राखियाँ रहती इस बार चाइना राखियाँ नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। दुकानदार कचरू ने बताया कि राखी दुकानों में ग्राहकी कम है, चाइना की राखियां नहीं बेची जा रही हैं। राखी के दामों में 10 से 15% तक की वृद्धि हुई है। राखी के 4-5 दिन पहले से ही दुकान में ग्राहकी रहती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते व्यापार पर असर पड़ा है। इस बार पिछले बार की अपेक्षा राखी के मार्केट में इस बार क्या चल रहा है? कम है, ज़्यादा मार्केट में। जैसे कि पहले राखी के 1 हफ्ते पहले से ही लोग राखियाँ लेके पोस्ट नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। अच्छा, रेट में क्या इस बार बढ़ोतरी हुई है? नहीं है, बढ़ोतरी नहीं, वही रेट है, थोड़ा बहुत है बस। अच्छा, चाइना की राखियाँ भी बिकती थी, इस साल मार्केट में नज़र आ रही है क्या? बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। राखी व्यापारी सुरेश राजपूत ने कहा कि त्योहार में भी बाजार ठंडा पड़ा हुआ है। कोरोना महामारी के चलते बसें बंद होने से बाहर के ग्राहक नहीं आ रहे हैं। दुकानों में ग्राहकों की भीड़ काफी कम है। जो माल बुलाया गया है उसके भी बिकने की उम्मीद कम है। आपका नाम बताइए। सुरेश राजपूत। अच्छा, ये राखी की दुकान लगाएं आपने, हम हर वर्ष आप ये धंधा करते हैं? जी। इस बार आपको क्या मार्केट लग रहा है राखी का? बिल्कुल शांति है, ठंडा है, बिल्कुल कोई उठाव नहीं है, कोई ग्राहकी नहीं है। अच्छा, कोरोना और लॉकडाउन से क्या फ़र्क पड़ा? बहुत 100% फ़र्क पड़ा। हमारे क्या है, बसें ही बंद है तो बसों का धंधा नहीं है। बसें चालू रहती है तो बाहर की आवक रहती है ना, वो है नहीं, इसलिए धंधा नहीं है। अच्छा, माल विक्रय हो रहा है? नहीं हो रहा विक्रय।
सर्किट हाउस बालाघाट में विधायक गौरीशंकर बिसेन व पर्यावरण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BM शरणागत व प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की उपस्थिति में डेंजर रोड मामले को लेकर बैठक संपन्न हुई, जिसमें विधायक बिसेन ने उपस्थित सभी सदस्यों को स्पष्ट कराते हुए कहा कि आप सभी निश्चिंत रहें, हम भी पर्यावरण प्रेमी हैं। बालाघाट की ऐसी अनमोल धरोहर की सुरक्षा करना हमारी भी उतनी ही प्राथमिकता है। डेंजर रोड के चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई से जिस तरह आमजन आहत हो रहा था, मेरे द्वारा पूर्व में जिला कलेक्टर से चर्चा कर बाईपास निर्माण पर रोक लगवा दी गई थी। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा डेंजर रोड से जो बाईपास का निर्माण किया जाना था, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी का दायित्व है और मुझे अच्छा लगा और देखने में मिला कि हम सभी पर्यावरण से कितना प्रेम करते हैं। आप निश्चिंत रहें, आमजनों की भावनाओं के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और जो लोग इस तरह की भ्रांतियां फैलाकर भ्रमित कर रहे हैं, वे भी सतर्क हो जाएं। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता रिंग रोड है। इस विषय को लेकर मेरे द्वारा पूर्व में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर चर्चा की गई है और अब सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के साथ मिलकर एक बार पुनः प्राथमिकता के साथ नितिन गडकरी से मिलकर जल्द से जल्द रिंग रोड बनाने पर जोर दिया जाएगा और वहाँ के वृक्ष नहीं कटेंगे। जिला प्रशासन ने भी हमारी बात को गंभीरता से लिया। हमारे कलेक्टर ने भी अपने प्रस्ताव को वापस लेने की बात कही और आज सभी हमारे बालाघाट के प्रमुख लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे पत्रकार मित्र लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं। सबके सामने मैं बताना चाहता हूँ कि डेंजर रोड में जो पौधे हैं सागौन के और अन्य प्रजाति के, उनमें से एक भी पौधा नहीं कटेगा, एक भी वृक्ष नहीं कटेगा। जहाँ तक बालाघाट को रिंग रोड की आवश्यकता है, निसंदेह रिंग रोड बनेगी। सिवनी से बालाघाट जो हमारा राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए प्रस्तावित है और रजेगांव से नैनपुर मंडला राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक भी मिल चुका है। भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री गडकरी साहब से मैं मिला था, अनेक दौरों की हमारी बातचीत हुई है। हमारे सांसद जी भी उस बातचीत में हमारे साथ रहें। हमारा प्रयास है कि सिवनी से बालाघाट NH जो प्रस्तावित है उसको स्वीकृति मिले, उसका कार्य हो और उसी में रिंग रोड भी समाहित होगी। बगैर रिंग रोड के बालाघाट का जो ट्रैफिक प्रभाव है, दबाव है, वो कम नहीं हो सकेगा। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शरणागत ने विधायक बिसेन का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि गौरीशंकर बिसेन के रहते आम जनमानस की भावनाओं के अनुकूल ही काम होंगे। उनका पूर्ण समर्थन बालाघाट की जनता को मिला है और मिलता रहेगा। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे, विधायक गौरीशंकर बिसेन ने पर्यावरण प्रेमी व आमजनों की भावनाओं को देखते हुए कहा कि डेंजर रोड का एक भी पेड़ नहीं कटेगा और डेंजर रोड का निर्माण कार्य नहीं होगा। भविष्य में रिंग रोड बनाना है तो बाजू से बनेगी। पूरे पर्यावरण प्रेमी और नागरिकों की भावनाओं को देखते हुए कहा है कि डेंजर रोड का एक भी पेड़ नहीं कटेगा और डेंजर रोड का निर्माण कार्य नहीं होगा। ये जो रोड जैसी है वैसी रहेगी, यथास्थिति बनी रहेगी, किसी प्रकार का नहीं। अगर मान लो भविष्य में रिंग रोड बनाना हुआ तो रिंग रोड बाजू से बनेगी, उनका एक निर्णय है। इसलिए मैं पूरे पर्यावरण प्रेमी और बालाघाट नगर की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। डेंजर रोड बचाओ समिति के अभय कोचर ने कहा कि विधायक बिसेन से डेंजर रोड को लेकर मुलाकात की गई है। उन्होंने स्वीकार किया कि मेरी भी भावना डेंजर रोड से जुड़ी है। रिंग रोड का कार्य जल्द ही प्रारंभ होना है, जिससे डेंजर रोड का पेड़ काटा जाना अनुचित है। भाव से मिलने आए थे और हमने अपनी बातें भाव के समक्ष रखी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भाव का बालाघाट में रहना कम हो रहा था, तो हम भाव से मुलाकात नहीं कर पाए थे। तो आज जैसे ही हम भाव के पास पहुँचे और अपनी बात को रखे तो उन्होंने शहर से स्वीकार किया कि डेंजर रोड का लगाव या डेंजर रोड से मेरी भी भावनाएं जुड़ी हुई है और वहाँ जो बाईपास बनने वाला है वो एक परमानेंट हल नहीं है शहर के लिए। तो इसके चलते में वहाँ जो तात्कालिक व्यवस्था है, तो तात्कालिक व्यवस्था के लिए इतनी अधिक संख्या में पेड़ काटना सही में उन्होंने माना कि बहुत ही चिंताजनक और दुखदायक है।
तो उन्होंने कहा है कि मेरी जिला प्रशासन से चर्चा हुई है और चूँकि रिंग रोड का काम बहुत ही जल्दी बालाहाट में प्रारंभ होना है, तो उन्होंने बताया कि डेंजर रोड के पेड़ों को काटने का कोई औचित्य नहीं है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की कि अब डेंजर रोड के वृक्ष का कोई पौधा भी नहीं काटा जाएगा और उसको उसी रूप में व्यवस्थित रख करके वहाँ पे पर्यटकों के लिए एक अवसर खोजे जाएंगे। ऐसी घोषणा उन्होंने आज सबके समक्ष की। बैठक में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, सोहन वैद्य, समाजसेवी त्रिलोकचंद कोचर, अभय सीठिया, अनिल धुआरे, महेंद्र सुराना, सत्यनारायण अग्रवाल, अभय कोचर, सुरजीत सिंह ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे। पूरे विश्व में अपनी आवाज़ व गीतों से पहचान बनाने वाले महान कलाकार मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर उनके चाहने वालों द्वारा 31 जुलाई को सुभाष तिवारी के निवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उनके गीतों को गाकर याद किया गया। गौरतलब है कि रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में करीब एक सप्ताह पहले से ही राखियों की दुकानें सज गई हैं। दुकानदारों द्वारा ग्राहकों की पसंद की अलग अलग तरह की आकर्षक राखियां विक्रय के लिए रखी गई है। इस वर्ष राखियों के दामों में करीब 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष राखी की बिक्री पर असर दिखाई दे रहा है। हर वर्ष बाजारों में रक्षाबंधन पर्व के 3-4 दिन पहले से ही ग्राहकों की काफी चहल पहल रहती थी, लेकिन इस वर्ष बाजारों में राखियों की दुकानों में लोगों की भीड़ कम ही देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस वर्ष धंधा काफी मंदा चल रहा है। कोरोना महामारी का असर व्यापार पर पड़ रहा है। बसें बंद होने से बाहर के ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिससे दुकानदारों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। राखी दुकानदार मनीष नामदेव ने बताया कि इस वर्ष राखी की बिक्री हर वर्ष की तुलना में कम है, जिससे दुकानदारों को नुकसान हो रहा है। त्योहार को देखते हुए दुकानदार द्वारा माल मंगाया गया था, लेकिन धंधे में उठाव नहीं दिख रहा है। से तो काफ़ी कम है, बस अब लॉकडाउन न लगे तो उठने की संभावना है। जैसा कि कोरोना काल के चलते राखियों की बिक्री में कितनी गिरावट अभी तक हुई है? गिरावट तो काफ़ी है अभी, मतलब उससे अच्छी तरीके से मार्केट उठ नहीं पाया है। अच्छा, जैसे पहले राखी के कुछ दिन पहले से लोगों को ले खरीद के बाहर भी जाने का सिलसिला चालू हो जाता था, इस बार वैसे कस्टमर आ रहे हैं क्या दुकान में? हाँ, भिजवाने वाले कस्टमर तो आ रहे हैं। अच्छा, रेट की बात करें तो कितना फीसदी महंगा हुआ है कि सस्ता हुआ है इस बार सामान? ज़्यादा नहीं, 10 से 20% महंगा है, बस महंगा है बस। अच्छा, चाइना की जो राखियाँ रहती इस बार चाइना राखियाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। दुकानदार कचरू ने बताया कि राखी दुकानों में ग्राहकी कम है, चाइना की राखियां नहीं बेची जा रही हैं। राखी के दामों में 10 से 15% तक की वृद्धि हुई है। राखी के 4-5 दिन पहले से ही दुकान में ग्राहकी रहती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते व्यापार पर असर पड़ा है। इस बार पिछले बार की अपेक्षा राखी के मार्केट में इस बार क्या चल रहा है? कम है, ज़्यादा मार्केट में। जैसे कि पहले राखी के एक हफ्ते पहले से ही लोग राखियाँ लेके पैसा नहीं ले रहे। पैसा नहीं ले रहे। अच्छा, रेट में क्या इस बार बढ़ोतरी हुई है? नहीं है, बढ़ोतरी नहीं, वही रेट है, थोड़ा बहुत है बस। अच्छा, चाइना की राखियाँ भी बिकती थी, इस साल मार्केट में नज़र आ रही है क्या? नहीं आ रही, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। राखी व्यापारी सुरेश राजपूत ने कहा कि त्योहार में भी बाजार ठंडा पड़ा हुआ है। कोरोना महामारी के चलते बसें बंद होने से बाहर के ग्राहक नहीं आ रहे हैं। दुकानों में ग्राहकों की भीड़ काफी कम है। जो माल बुलाया गया है उसके भी बिकने की उम्मीद कम है। आपका नाम बताइए। सुरेश राजपूत। अच्छा, ये राखी की दुकान लगाएं आपने, हम हर वर्ष आप ये धंधा करते हैं? जी। इस बार आपको क्या मार्केट लग रहा है राखी का? बिल्कुल शांति है, ठंडा है, बिल्कुल कोई उठाव नहीं है, कोई ग्राहकी नहीं है। अच्छा, और लॉकडाउन से क्या फ़र्क पड़ा? बहुत 100% फ़र्क पड़ा। हमारे क्या है, बसें ही बंद है तो बसों का धंधा नहीं है। बसें चालू रहती है तो बाहर की आवक रहती है ना, वो है नहीं, इसलिए धंधा नहीं है। अच्छा, और विक्रय हो रहा है? नहीं हो रहा विक्रय। भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को अब कुछ ही दिन शेष हैं। देश भर में सुंदर आकर्षक राखियों की दुकानें सजने लगी हैं, जिसमें इस बार बांस से बनी इको फ्रेंडली राखियां भी नजर आएंगी। बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य बैहर में वन विभाग की मदद से बनाए गए बांस हस्तशिल्प कला केंद्र में आदिवासी बैगा महिलाओं के स्व सहायता समूह द्वारा
इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तर सामान्य वन मंडल अंतर्गत CFC बैहर, जो कि मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन के तहत लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संचालित है, इस साल भाई बहनों के प्यार को इको फ्रेंडली राखियों से सजाने जा रहा है। बांस शिल्पियों द्वारा निर्मित राखियों में प्लास्टिक या अन्य ऐसी किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं किया जा रहा है जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता हो। उत्तर वन मंडल बालाघाट के वन मंडलाधिकारी ब्रजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि इस केंद्र में बांस से फर्नीचर आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होती हैं। शिल्पी निजी भूमि स्वामी या बांस डिपो से बांस खरीदते हैं। यहाँ बनने वाली कलाकृतियों की खरीदी बिक्री से वन विभाग को कोई आर्थिक फायदा नहीं होता। ये महज रोजगार उपलब्ध कराने का साधन है। जहाँ तक राखियों की मार्केटिंग की बात है तो इन्हें एडवांस में ऑर्डर मिल रहे हैं जिससे काफी मुनाफा मिलने की संभावना है। उद्योगों और बांस की जो हमारे शिल्पकार हैं, जो बैगा आदिवासी भाई बंधु हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए और बांस की उत्पादकता को और सुनिश्चित करने के लिए, बांस के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास एक CFC है, बांस पे पूरी तरह जो डेडिकेटेड है बैहर में। इनके द्वारा हर वर्ष जो है फर्नीचर और इस तरह के छोटे मोटे आर्टिफिक्स बनाए जा रहे थे। तो इस वर्ष मेरे द्वारा ये ऐसा हमें सुझाया गया कि आप इससे थोड़ा सा और हटके, क्योंकि अब त्यौहार आ रहे हैं, तो क्यों ना इस बार बांस की राखियों के बारे में विचार किया जाए। तो यहाँ के आर्टिफिक्स काफ़ी ज़्यादा कुशल हैं और बहुत ही स्किल्ड हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को बड़े ही पॉजिटिव वे में लिया है और काफ़ी कम समय में, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में उन्होंने राखियाँ बना दी हैं। तो ये राखियाँ एक तो पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं, इसमें किसी तरह प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है और अगर इसको आप इस्तेमाल करने के बाद कहीं फेंक भी देते हैं तो ये पूरी तरह जो है मिट्टी में जाके घुल जाएगी। किसी तरह का पर्यावरण या हमारे आसपास के माहौल पे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो इको फ्रेंडली राखी है। और दूसरी चीज़ है कि इनकी आजीविका में बहुत बड़ा ये सपोर्ट रहेगा अगर ये आम जनता या फिर सभी लोग इसको खरीदते हैं। और रेट भी बहुत ही रीज़नेबल रखा गया है, हमारे हिसाब से 20 से 30 रुपये के बीच में है। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, पहली बार ये लोग राखी बनाए हैं और नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे। एक तो क्योंकि जैसा मैंने फेसबुक पे भी युवती से जबरन दुष्कर्म करने के मामले में वारासिवनी पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि मामला वर्ष 2019 का है। युवती को जब 7 माह का गर्भ धारण हो गया तब जाकर मामले का पटाक्षेप हुआ। वहीं मामले में पुलिस ने घटना में लिप्त एक ऑटो को भी जब्त किया है। पुलिस ने दोनों ही युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए वारासिवनी थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश ने बताया कि भांडी निवासी 15 वर्षीय युवती अपने घर के काम से 1 दिसंबर सन 2019 को बालाघाट गई हुई थी। इसी दौरान वो वापस अपने घर जा रही थी, तभी उसे गर्रा के पास आरोपी बालाघाट झुग्गी झोपड़ी निवासी भूरा उर्फ जमीर खान ने अपने मित्र विक्की उर्फ विकल सोनटक के निवासी गर्रा के साथ लेकर गया और उसे कहा कि मैं आपको घर छोड़ देता हूं। जिसके बाद आरोपी ने युवती को अपने ऑटो में बिठाकर अपने घर ले गया और मौके का फायदा उठाकर घर का दरवाजा बंद कर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं और किसी को मत बताना, ऐसा कहकर छोड़ दिया। जिसके बाद युवती 7 माह की गर्भवती हो गई। जिसके बाद घटना की सूचना युवती द्वारा परिजनों को देने पर परिजनों ने तत्काल युवती को बालाघाट जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां से अस्पताल तहरीर पुलिस थाने पहुंची। पुलिस ने 28 जुलाई को अस्पताल में मामला दर्ज कर फरार आरोपी को गिरफ्तार किया, जहां आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। यहां न्यायालय ने उसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। टीआई अनुराग प्रकाश ने बताया कि घटना के बाद से ही आरोपी अपने गांव से फरार था, जहां पुलिस लगातार आरोपी की पतासाजी कर रही थी लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। जिसके बाद दिन बुधवार को मुखबिर की सूचना मिली कि मुख्य आरोपी भूरा उर्फ जमीर खान बालाघाट में अपने घर में है और उसका साथी वारासिवनी में घूम रहा है। इसके बाद पुलिस ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, जहां उसे वारासिवनी के एक स्थान से गिरफ्तार किया गया। वहीं घटना में लिप्त ऑटो को जब्त कर लिया गया है और वो 7 महीने की गर्भवती थी। उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ में जो है दुष्कर्म हुआ है। 15 वर्ष उसकी उम्र थी और जब वो हमारे यहाँ पे डायरी आई उसके बाद तस्दीक हमने चालू करी और विवेचना चालू करी तो उसमें ज्ञात हुआ कि ऑटो चालक है आरोपी भूरा खान और उसने जो है लड़की को अपने साथ विवाह करने का और बहुत सारी चीज़ों का झांसा देकर
उसके साथ बलात्कार किया। परिणाम स्वरूप जो है वो गर्भवती हुई है। दोनों आरोपी इसमें उसका एक सहयोगी था जिसने इसमें सहयोग किया था उसे। दोनों आरोपी गिरफ्तार। सर, आरोपी ने घटना को अंजाम कहाँ दिया? आरोपी के 2-3 घटना स्थल है। एक तो उसने भाले के जंगलों में भी घटना को अंजाम दिया है। इसके अलावा उसने बालाघाट में अपने स्वयं के घर पे घटना कारित करी है। सर, कहाँ से गिरफ्तार किया गया आरोपी को? ये 2 आरोपी थे। एक आरोपी को बालाघाट से गिरफ्तार किया गया टंकी के पास से, और एक आरोपी घर से गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अधीक्षण अभियंता कार्यालय में पदस्थ कार्यालय सहायक श्रेणी 2 टीजे भालेवार के 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्त भालेवार का शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता जीपी तिवारी ने कहा कि भालेवार जी इस कार्यालय में पिछले 2.5 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो अपने कार्य के प्रति काफी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं। उनके सेवानिवृत्त होने से सभी कर्मचारियों को पीड़ा हो रही है, लेकिन शासकीय सेवा में एक निर्धारित अवधि के बाद सभी को सेवानिवृत्त होना पड़ता है। उन्होंने उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की है। वहीं सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी भालेवार जी ने कहा कि अपने सेवा काल के दौरान अधिकारियों और सभी कर्मचारियों का उन्हें अच्छा सहयोग मिला है। इस दौरान अनुभाग अधिकारी CL बोरकर ने कहा कि कार्यालय सहायक श्रेणी 2 भालेवार के आज सेवानिवृत्त होने पर उनका विदाई समारोह कार्यक्रम किया गया। उनके दौरान सभी कर्मचारियों के साथ तालमेल बनाकर अच्छा कार्य किया गया। हम सभी उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की ईश्वर से कामना करते हैं। टीजे भालेवार जी कार्यालय सहायक श्रेणी 2 का विदाई समारोह रखा गया है। इनकी आज अधिवासी आयु पूर्ण करने के कारण इनको सेवानिवृत्त किया जा रहा है। क्या कार्यक्रम और क्या उनके विदाई समारोह पे यहाँ बोला गया? विदाई समारोह में उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। स्वस्थ रहे, हमेशा परिवार के साथ में रहे। आज के कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित है? आज के कार्यक्रम में हमारे माननीय सर्किल के SC साहब, कार्यपालन अभियंता महोदया गायत्री मैडम और समस्त कर्मचारीगण। कार्यक्रम में अधीक्षण अभियंता जीपी तिवारी, कार्यपालन अभियंता गायत्री गेडाम, अनुविभाग अधिकारी CL बोरकर, कार्यालय सहायक श्रेणी 2 RK शर्मा सहित कार्यालय के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। लालबर्रा थाना अंतर्गत जामटोला निवासी एक 28 वर्षीय युवक की कीटनाशक के असर से बीमार हो गया। युवक रंजय बेसेनी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल चौकी पुलिस ने बताया कि रंजय खेती किसानी का कार्य करता है, जो गुरुवार की शाम खेत में कचरा मारने की दवा लेकर छिड़काव कर रहा था। इस दौरान कीटनाशक वस्तु मुंह में चले जाने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे चक्कर आने लगा, जिस पर भाई सुरेंद्र बसेने द्वारा निजी वाहन से उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। उपचार के बाद युवक की हालत में सुधार है। आपको बताएं कि कीटनाशक का छिड़काव करते समय सावधानी नहीं बरतने से इस तरह के मामले पूर्व में भी सामने आ चुके हैं। वारासिवनी जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत थानेगांव की सिहरा टोला निवासी ओम प्रकाश बेले की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ दिया गया। गुरुवार 30 जुलाई को वारासिवनी के गंगोत्री कॉलोनी स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा प्रबंधक जगजीत मित्तल ने मुख्य प्रबंधक RK दुबे की उपस्थिति में मृतक ओम प्रकाश के भाई उमा प्रसाद बेले के खाते में 2 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर उसे दस्तावेज सौंपे। इस दौरान स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक RK दुबे, सहायक प्रबंधक लक्ष्मीकांत भौतेकर, मुख्य सहायक नवदीप जैन और ओम प्रकाश का बीमा करने वाले सिकंदरा स्थित कियोस्क बैंक के संचालक नीलेश बुर्डे, नीलेश अर्जे उपस्थित रहे। आपको बताएं कि ओम प्रकाश ने गत जनवरी माह में ही वारासिवनी नगर के कॉलेज चौक में स्थित SBI के कियोस्क सेंटर में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अपना बीमा करवाया था। गत मार्च माह में ओम प्रकाश की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा नामित उसके भाई उमा प्रसाद को 30 जुलाई को योजना के तहत 2 लाख रुपये राशि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से प्रदान की गई। इस दौरान स्टेट बैंक के प्रबंधक जगजीत मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सालाना 330 रुपये के प्रीमियम देकर और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपये का सालाना प्रीमियम देकर ग्राहक अपना बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही बीमा योजना बेहद महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसका हर किसी को लाभ लेना चाहिए।
गौरतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लगभग 5 वर्ष पूर्व वर्ष 2005 में इस महत्वाकांक्षी बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। 130 रुपए में 2 लाख रुपए का 1 साल का बीमा है, हर साल ऑटो रिन्यू हो जाता है। अच्छा, इसमें एक बार फॉर्म भरते हैं और उनके खाते से पैसे कट जाते हैं। सर दुर्घटना के लिए भी, दुर्घटना के लिए 12 रुपए का अलग बीमा है, वो भी 2 लाख रुपए का है, पर उसमें केवल दुर्घटना में ही अगर मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए मिलता है। ये दोनों ही अच्छी है। अच्छा, इनके भाई की डेथ हो गई थी, उनका बैंक खाता आपके इसमें था और उन्होंने 320 रुपए पटाया था, 320 रुपए साल भर का पटाया था। तो आज 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए उनके खाते में सीधे ट्रांसफर हुआ। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। में अब नहीं लगेगा लॉकडाउन, व्यापारियों की मांग के आगे झुका जिला प्रशासन। कलेक्टर ने लॉकडाउन के आदेश को किया निरस्त। 31 जुलाई से जिले की सीमाएं कर दी जाएंगी सील। पूर्व की भांति महज रविवार को रहेगा लॉकडाउन। आज जिले भर में मनाया जाएगा कुर्बानी का पर्व ईद ए अजहा। बकरों की दी जाएगी कुर्बानी। कोरोना से निजात के लिए मांगी जाएंगी दुआएं। घरों पर रहकर नमाज अदा करने आवाम से की अपील। कोरोना के चलते राखी का धंधा रहा मंदा। बाजार में नहीं बिक रही चाइना की राखियां। धंधा नहीं होने से दुकानदार हैं परेशान। नुकसान को लेकर चिंतित हैं राखी व्यापारी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।